बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्या कैसे काम कर रही हैं, इनके नाम से पता चल रहा है कि इन्होंने क्या करवाना है कि सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है ना बैक्टीरिया की, हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल अगर उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि बैक्टीरिया सेल वॉल उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता है कि सेल वॉल के कितने सारे काम होते हैं। तो अगर उसको इनहिबिट कर देंगे सिंथेसिस को तो फिर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएगा। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये जो क्लास है एंटीबायोटिक्स की, ये इस तरह वर्क करती है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है उसकी सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देती है। तो हम इसकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको ना हम दो तरह से मतलब मेनली क्लासीफाई करते हैं। कुछ होती हैं बीटा लैक्टम ड्रग्स होती हैं और बाकी मिसलेनियस होती हैं। बीटा लैक्टम्स में आ जाती हैं पेनिसिलिन्स और सेफ्लोस्पोरिन्स, और बाकी जो है वो मिसलेनियस कह देते हैं। बीटा लैक्टम्स जो होते हैं, बीटा लैक्टम पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके अंदर जो इनका स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है। और बीटा लैक्टम रिंग का स्ट्रक्चर बना होता है जिसकी वजह से इन्हें हम कह देते हैं बीटा लैक्टम्स, दोनों को, पेनिसिलिन्स को भी और सेफ्लोस्पोरिन्स को भी। तो नेक्स्ट हम पेनिसिलिन्स की बात कर लेते हैं। पेनिसिलिन्स में क्या आ जाता है, पेनिसिलिन को फिर नेक्स्ट दो तरह से डिवाइड करते हैं। पेनिसिलिन्स में आ जाती है नैरो स्पेक्ट्रम और वाइडर स्पेक्ट्रम आ जाती हैं, ठीक है। जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है ना, वो फर्दर हम डिवाइड करते हैं पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल ड्रग्स और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट ड्रग्स। और जो है वाइडर स्पेक्ट्रम बस आगे नेक्स्ट डिवाइड नहीं किया हुआ। तो जो पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल, पेनिसिलिनेज क्या है, पेनिसिलिनेज ना एंजाइम होता है, जो कि पेनिसिलिन जो है ना उसके स्ट्रक्चर जो होता है, बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो जिस बैक्टीरिया में होगा, मतलब अगर तो पेनिसिलिनेज, अगर हम उनमें पेनिसिलिन देंगे और उनके अंदर पेनिसिलिनेज एंजाइम होगा तो जो ससेप्टिबल ड्रग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और मतलब कि उनका वो उसके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं कर सकेंगी। और जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होंगी, अगर हम उसमें पेनिसिलिन देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो काम कर सकेंगी। तो हमारे अंदर जो पेनिसिलिन ससेप्टिबल एजेंट्स, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इनके नेम्स वगैरह और इनके कैसे काम करती हैं, ये सब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं आप समझा देती हूँ वो कैसे काम कर, पेनिसिलिन कहाँ पर पड़ा होता है। देखें, ये जो है, ये हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की डायग्राम बनी हुई है। इसमें सबसे पहले क्या है, पोरिन्स बने हुए हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है और साथ में ही क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल की दो मेम्ब्रेन्स बनी है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ना, इन दोनों के दरमियान में ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है, ठीक है। और यहाँ पे बीटा लैक्टमेज पड़ा होता है। बीटा लैक्टमेज जिसको हम पेनिसिलिनेज भी कह सकते हैं, मतलब ये एंजाइम होता है जो कि अगर पेनिसिलिनेज, अगर तो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल ड्रग्स होंगी ना, तो वो क्या होगा, बीटा लैक्टमेज जो है वो उनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो जो ड्रग्स होंगी वो यहाँ पर इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकेंगी, वो यहाँ पर वर्क नहीं कर सकेंगी, ठीक हो गया। ये होता है यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस में पड़ा होता है पेनिसिलिनेज एंजाइम, या फिर जिसको हम बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या है हमारे पास पीबीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पर पेनिसिलिन बाइंड करती है आके। जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, अभी मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी करवा देती हूँ साथ ही। जो हमारे पास पेनिसिलिन होती है ना, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, सबसे पहले वो क्या करती हैं कि वो पोरिन के ज़रिए एंटर होती हैं, ठीक है। फिर वो आके जो उनसी हैं पीबीपी, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, वहाँ पर आकर बाइंड कर जाती हैं, वहाँ पर आगे बाइंड करती हैं। नेक्स्ट ये क्या करती हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन होता है, उसको क्या करवा देती हैं, ब्लॉक करवा देती हैं। ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस लिंकेज ऑफ सेल वॉल में जो होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन की जो क्रॉस लिंकेज होती है उसको ब्लॉक करवा देती हैं, जिससे सेल वॉल की सिंथेसिस क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। एक ये इसके ज़रिए करवा देती हैं और दूसरा ये ना ऑटोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, वो उनको एक्टिवेट करवा देती हैं। बैक्टीरिया के अंदर ही वो एंजाइम्स होते हैं, उनको ये पेनिसिलिन जो ड्रग होती है ना वो एक्टिवेट करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया की ऑटोलाइसिस हो जाती है। ऑटोलाइसिस का मतलब ना खुद ब खुद ही डेथ हो जाती है, ठीक है। क्या है, दो तरह के
हमारे पास मैंने बताए हैं 2 तरह के हमारे पास है। एक तो इन्होंने क्या करवा दिया, ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक करवा दिया। एक हमारे पास इन्होंने करवा दिया है ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक। रेशन ब्लॉक करवा दी। दूसरा नेक्स्ट क्या करवा दिया इन्होंने, क्या करवा दिया, ऑटोलाइसिस एंजाइम जो हैं, लाइसिन एंजाइम जो हैं उनको क्या करवा दिया, एक्टिवेट करवा दिया। ठीक है, दोनों का काम क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक करवाया तो क्रॉस लिंकेज नहीं होगी और इसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिट हो जाएगी। और ऑटोलाइजिंग एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाएंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, ऑटोलाइसिस हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इस तरह का ये इनका मैकेनिज्म है एक्शन का। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। कि हमें पता है ना, हम किसी को भी कोई ड्रग देते हैं तो हमें सुनने में आता है कि अब इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई, इस ड्रग के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है। तो पेंसिलिन के साथ भी ऐसा होता है कि अब जो काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हैं उनमें पेंसिलिन वर्क नहीं करती क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है। तो रेजिस्टेंस का भी मैकेनिज्म होता है, वो कैसे होता है, तो ये हमें पता है कि सबसे पहले वो पोनिन के थ्रू एंटर होती है ना, पेंसिलिन ड्रग जो होती है बैक्टीरिया में जब एंटर होती है थ्रू पोनिन होती है। पोनिन यहाँ पर पड़े होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो ये पोनिन है ना, पोनिन का स्ट्रक्चर जो है, इनके स्ट्रक्चर को ही क्या करवा देते हैं, चेंज करवा देते हैं। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो एंटर नहीं हो पाएगी ड्रग। ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंस हो सकती है। और उसके अलावा और दूसरी तरह से रेजिस्टेंस क्या आ सकती है कि वो जो पीबीपी पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, इनके स्ट्रक्चर को चेंज करवा देती हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने खुद के इसको चेंज करवा देते हैं। इस तरह से रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। और कुछ जो होते हैं क्या करवाते हैं कि बीटा लैक्टोमेजेस, अपने जो बीटा लैक्टोमेज एंजाइम्स होते हैं या पेंसिलिनेज एंजाइम है, उनके ज़रिए भी पेंसिलिन की डिग्रेडेशन करवा देते हैं। इस तरह भी ये हो जाती है। स्ट्रक्चर में जो चेंजेस करवा के जो रेजिस्टेंस आती है ना, उसमें एग्जांपल आ जाती है मरसा की। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपने याद रखनी है मरसा। ठीक है, मेथिसिलिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आती है ना स्टेफिलोकोकस ऑरियस में, वो इसी के थ्रू आती है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस अपने पोनिन स्ट्रक्चर्स को क्या करवाता है, चेंज करवा लेता है। तो इस वजह से मरसा मेथिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आई हुई है, वो इसी की वजह से ये पोनिन स्ट्रक्चर्स को में चेंजेस की वजह से मरसा में। और एक बाकी और भी ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया, उनमें भी आ जाती है इस तरह से। उसके अलावा जो हमारे पास पेंसिलिन जी है, साथ में हम पेंसिलिन जी की एग्जांपल याद रखें। पेंसिलिन जी न्यूमोकोकस ऑर्गेनिजम्स में जो रेजिस्टेंस आ रही है अगेंस्ट पेंसिलिन जी, वो भी थ्रू पोलिन स्ट्रक्चर चेंजेस के ज़रिए ही आती है। ये दोनों एग्जांपल्स याद रखनी है, मरसा और पेंसिलिन जी। उसके अलावा जो पीबीपी है, जो उसके कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देते हैं। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ रही है, इसमें आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव रोड्स, इसमें ये आ जाते हैं, जिसमें ज़ोडोमोनास एरोगेनोसा की एग्जांपल आती है, वो आपने याद रखनी है। मैं इसे लिख देती हूँ P.एरोगेनोसा। ठीक है, और ये जो और कुछ जो है मैंने बताया था, जैसे बीटा लैक्टोमेजेस के ज़रिए उनमें रेजिस्टेंस आती है अगेंस्ट पेंसिलिन, तो उसमें एग्जांपल आ जाती है। इसमें भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस आ जाती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आ जाते हैं, बाकी भी दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं। तो जो बीटा लैक्टोमेजेस, अगर हमने इनके खिलाफ रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है ना, तो इनमें हम ना जो साल्बेक्टम वगैरह होते हैं ना, बीटा लैक्टोमेज इनिबिटर्स दे सकते हैं इन पेंसिलिन के साथ, ताकि हम ये रेजिस्टेंस को ना ख़त्म कर सकें। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं बीटा लैक्टोमेजेस के खिलाफ, तो हम क्या देंगे, बीटा लैक्टोमेज इनिबिटर्स। बीटा लैक्टोमेज इनिबिटर्स में ना कौन कौन आ जाते हैं, बीटा लैक्टोमेज इनिबिटर्स, ये इनके इनिबिटर्स का नाम है साल्बेक्टम, क्लेवुलेनिक एसिड। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं। ये जो होते हैं ये बीटा लैक्टोमेज इनिबिटर्स होते हैं। अगर पेंसिलिन को इनके साथ दे देंगे ना, तो फिर ये रेजिस्टेंस जो है बीटा लैक्टोमेज वाली, ये ख़त्म हो जाएगी। आपने साथ में ये याद रखें पेंसिलिन को, और ये किसका डेरिवेटिव होती है, 6-अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड का। ठीक है, ये याद रखना है। साथ में फार्माकोकाइनेटिक्स में ये याद रखें कि
ये किस तरह, ये जो है ये रीनल इनकी एक्सक्रीशन होती है, सिवाय जो नेफ्सिलिन और एम्पिसिलिन है, ये दोनों जो होती हैं इनकी बिलियरी सिक्रीशन होती है, ठीक है। और हाफ लाइफ इनकी है 30 मिनट टू 1 आवर है, ठीक है। उसके बाद कोकेन और बेंजाथीन जो है ये पेंसिलिन जी की ही फॉर्म्स है, और ये इंट्रामस्कुलरली देते हैं, जिसकी वजह से इनकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये बात याद रखनी है आपने कि पेंसिलिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, एक्सेप्ट तभी करेंगी जब मेनिंजेस क्या होंगी, इन्फ्लेम्ड होंगी, मेनिंजाइटिस में, मतलब कि पेंसिलिन देंगे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेंगी, वैसे नहीं करेंगी। आगे हम देख लेते हैं इनके स्पेक्ट्रम में। अब हम इनके क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, इस पर कोई मुश्किल की बात नहीं है। जैसे पेंसिलिन जी है, पेंसिलिन जी जो है सबसे पहले हम नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज ससेप्टिबल एजेंट्स कर रहे हैं, जो मतलब कि पेंसिलिनेज एंजाइम जी ने क्या करता है, उनकी डिग्रेडेशन वगैरह कर देता है और ये काम नहीं करती फिर। तो इनमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास पेंसिलिन जी आ जाती है, ठीक है। पेंसिलिन जी एक प्रोटोटाइप ड्रग है, पेंसिलिन जी प्रोटोटाइप ड्रग है इनमें। तो पेंसिलिन जी हमें पता है कि बीटा लैक्टोमेज ससेप्टिबल है, ठीक है। तो और इसमें हमें, और ये किस किस के लिए यूज़ होती है, ये स्ट्रेप्टोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई और स्पायरोचीट्स के लिए हम इसको यूज जो हैं अब वो क्या है, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं पेंसिलिन जी के, ठीक है। तो और साथ में स्टेप्टोकोकस और नाइजेरिया गोनोरिया, इनके स्ट्रेन्स में भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, थ्रू बीटा लैक्टोमेजेस। उसके अलावा हमने मेनली ये बात याद रखनी, पेंसिलिन जी यूज़ किस में करते हैं, सिफिलिस के लिए, और जो पेंसिलिन बी है वो हम यूज़ करते हैं ओरोफिरिंजियल इन्फेक्शंस के लिए। मेनली क्या बात याद रखनी है, पेंसिलिन जी इज़ यूज फॉर सिफिलिस, अगेंस्ट सिफिलिस, और पेंसिलिन सी जो सी है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, ओरोफिरिंजियल इन्फेक्शंस में, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी एक्टिविटी है ना पेंसिलिन जी की अगेंस्ट एंटेरोकोकाई, वो हम अमाइनोग्लाइकोसाइड साथ दे के ना हम इसकी एक्टिविटी को ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेनली आप याद रखें कि इसका यूज़ किस में है, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस आ चुकी है जिनमें बीटा लैक्टोमेजेस होंगे, और वो पीबीपीज वाली बात तो पहले ही कर ली थी हमने। नेक्स्ट आ जाए पेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट ड्रग्स, ठीक है। अब ये पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट ड्रग्स आ गई हैं नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये अब पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है, मतलब कि अब बीटा लैक्टोमेज इनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकता, अब ये काम करेंगी वहाँ पे भी जहाँ पे बीटा लैक्टोमेज होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती है मेथिसिलिन आ जाती है, नेफ्सिलिन आ जाती है और ऑक्सासिलिन आ जाती है, ठीक है। इनका ये मेथिसिलिन जो सी होती है ना, ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, ये आपने बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। मेथिसिलिन क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। और जो मर्सा की बात करते होते हैं, हमें पता ही है स्टेफिलोकोकस ऑरियस में मेथिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुकी हुई है, तो हम ये लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस जो है इसमें भी रेजिस्टेंस आ चुकी है। ये दोनों MRSA और MRSE, ये याद रखें। उसके अलावा जो नेफ्सिलिन है ये न्यूरोटॉक्सिक होती है, ठीक है। मेथिसिलिन क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक, और नेफ्सिलिन क्या है, न्यूरोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है। इसलिए इतना यूज़ नहीं करते, इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है वाइडर स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज ससेप्टिबल ड्रग्स, ठीक है। ये मतलब कि बीटा लैक्टोमेज ससेप्टिबल है। अब ये इसमें आ जाती है एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, साथ में आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास इसी में आती हैं वाइडर स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज ससेप्टिबल ड्रग में पिपरसिलिन और टिकरसिलिन, ये दोनों ड्रग्स भी आ जाती हैं। तो जो ये वाली ड्रग्स है ना, इनको हम इन ड्रग्स को क्या कहते हैं, इनको एंटीजोडोमोनाल ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको एंटीजोडोमोनाल ड्रग्स भी कहते हैं। अच्छा, और इसका स्पेक्ट्रम याद करने का तरीका है मिल्क पैक, एम्पिसिलिन, ये जो है ना हमारे पास एम्पिसिलिन और मोक्सिसिलिन का, इसका याद करने का तरीका है मिल्क पैक। से हम याद रखेंगे इकोलाई, एम से याद रखेंगे मोरेक्सेला कैथेरालिस, आई से एच इन्फ्लुएंजा याद रखेंगे, इन्फ्लुएंजा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा याद रखेंगे, एल से लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस, के से क्लबसेला, से हम याद रखेंगे प्रोटियस और जोडोमोनास भी साइड के साथ। अगर हम एम्पिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड को इकट्ठा दे देंगे ना, तो फिर इनका जो इफेक्ट होगा मोर देन 2 का इफेक्ट आएगा इनका अगेंस्ट एंटेरोकोकल और एंड लिस्टेरियल इन्फेक्शन। वहाँ पे सिर्फ एंटेरोकोकल थे ना जो हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज ससेप्टिबल थी, और इसमें जो सी है यहाँ पर हमारे पास दोनों आ जाते हैं, एंटेरोकोकल और लिस्टेरियल इन्फेक्शन दोनों आ जाते हैं। और ये जो हमारी एंटीजोडोमोनाल ड्रग्स हैं, इनका बताया हुआ है कि ये जोडोमोनास के अगेंस्ट ये एंटेरोबैक्टर और पैक से याद रखते हैं, जोडोमोनास, एंटेरोबैक्टर एंड क्लबसेला स्पीशीज़ के अगेंस्ट जो है ये काम कर रही होती हैं, ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं ये सारे,
ठीक है। और इसमें भी यही बताया माइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ इनका साइनर्जिस्टिक एक्शन होता है। और इनमें ये हम कैसे दे देते हैं, पेनिसिलिनेज इनहिबिटर्स के साथ हम अगर देंगे तो बीटा लैक्टमेज जो है वो इनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बीटा लैक्टमेज इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि ये बीटा लैक्टमेज ससेप्टिबल है ना। तो अगर हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देंगे तो इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। और इसकी टॉक्सिसिटी याद करने के लिए साफ से याद कर लें, निमोनिक है इसका। तो एलर्जिक रिएक्शन में वही एफ से फीवर वगैरह याद रखने हैं। एलर्जिक रिएक्शन में आगे अनीमिया वगैरह, जॉइंट स्वेलिंग और फीवर, इस तरह हर्टिकेरिया रख लें। एलर्जी में सारे आ जाते हैं एलर्जिक रिएक्शन में। एनाफाइलैक्सिस का मेनली यही होता है कि एलर्जी हो जाती है। साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस आपने हर एक में लिखनी होती है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हर एक जो भी ड्रग है उसके साइड इफेक्ट में आप लिख सकते हैं। साथ में ये एम्पिसिलिन जो है वो ज़ूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस करवाती है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद ये ना क्रॉस एलर्जेनिसिटी प्रेजेंट होती है बिटवीन पेनिसिलिन्स और सेफलोस्पोरिन्स भी। मतलब अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है ना, तो फिर हम किसी एक टाइप की पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एक स्पेक्ट्रम वाली पेनिसिलिन, तो वो उसे हम दूसरी स्पेक्ट्रम वाली भी पेनिसिलिन नहीं देंगे, क्योंकि उसे एलर्जी के चांसेस होते हैं, एलर्जी हो जाती है। एम्पिसिलिन जो है वो क्या करवाती है, मैकुलोपॉपुलर स्किन रैश करवाती है। मैकुलोपॉपुलर स्किन रैश करवाती है। ये एक एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैकुलोपॉपुलर रैश तो करवाती है, लेकिन ये एक एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है।